गुड मॉर्निंग दोस्तों। अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये घटना चक्र के पूर्वावलोकन क्वेश्चन का ये आधुनिक भारत का है सब टॉपिक है दोस्तों। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोग कर चुके हैं 3-4 टॉपिक, हमारा ख़त्म हो चुका है आधुनिक भारत का। और ये अगला टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, मतलब ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग नोट्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि नोट्स बहुत महत्वपूर्ण। अगर नोट्स पढ़ लेते हैं तो आगे क्वेश्चन पढ़ने में हम लोगों को बहुत सहूलियत होगी और इससे बहुत सारा उसमें मतलब कि एक दूसरे का लिंक है दोस्तों। तो देखिए, पहले ये ख़त्म करते हैं तब क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों। देखिए नोट्स है, ब्रिटिश ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरहीज दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। इसे स्तंभराड़ी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विश्ववेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति भद्र नवाब थे। अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे तथा सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया था। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू की गई। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे और प्रत्यक्ष रूप से या सीधे या व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी काफ़ी उच्च थी। उसके बाद है दोस्तों महालवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल जागीर का एक भाग के साथ स्थापित की जाती थी। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। यह ग्राम समाज की सम्मिलित भूमि, सामलात तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। यह पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भूक्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार गृह शुल्कों, होम चार्जेस से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल ये भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय वर्ष 1919 तक तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्र का शुल्क या बिल्कुल नहीं लगता था, जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। उसके बाद है दोस्तों धन के बहिर्गमन या अपवाह, ड्रेन।
की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत के धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बाद में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह मत प्रकट किया था कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। दादा भाई ने अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि वह राज्य सरकार को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी ड्रेन थ्योरी दी। दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 ने 1865 में W.C. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर 1865 में W.C. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत के संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेस की संगठक थी? दोस्तों कौन सी थी? देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। 1 और 2 दोनों सही है। तो देखिए, एक में है लंदन में इंडिया ऑफिस के कारण के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, और दूसरा है भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। देखिए दोस्तों, औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्कों होम चार्जेस से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय वर्ष 1919 तक, तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। अतः विकल्प बी अभिष्ट उत्तर होगा दोस्तों। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन सही है। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। देखिए तो ब्रिटिश भारत के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। दोस्तों देखिए क्या बोल रहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना, यही था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था दोस्तों? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया।
इसे स्तम्भराड़ी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विश्ववेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10 से 11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति भद्र नवाब थे। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था दोस्तों? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया दोस्तों? तो जमींदारों से किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो जमींदारों से किया गया। देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए यह पूर्वावलोकन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 8 में है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी दोस्तों? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। 9 में है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया दोस्तों 1793 ईस्वी में। 10 में है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़ कर देखा जाता है दोस्तों? तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ABC सही है। ABC कथनों में से कोई भी सही नहीं है। और उसके बाद देखिए, इसमें कोई भी आंसर सही है ही नहीं। देखिए, इसका होगा 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ अस्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था वाली भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों का भूमि पर वास्तविक। देखिए दोस्तों, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ अस्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था वाली भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था, जब तक कि वे लगान एकत्र कर उसका 10/11 भाग सरकार को देते रहते। लेकिन जमींदारी का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह, परती आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। जमींदार एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी विविधिक वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। देखिए, 11 नंबर है दोस्तों, चिर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। इसके तहत जमींदार जिन्हें भू स्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी को अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली कर उसका 1/11वां हिस्सा अपने पास रखना होता था और शेष हिस्सा कंपनी के पास जमा करना होता था। जमींदार काश्तकारों ने मनचाहा लगान वसूल करता था और समय से लगान न देने वाले काश्तकारों से जमीनें भी वापस छीन ली जाती थी। कुल मिलाकर काश्तकारी पूरी तरह जमींदारों की दया पर निर्भर होता था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। इस कारण बहुत से मामलों में पट्टे जारी नहीं किए जाते थे। इसी के फलस्वरूप 1859 ईस्वी में के रेंट अधिनियम रेंट एक्ट पारित होने के 3 दशक पहले कुछ जिलों में और बंगाल बिहार सीमा के संथाल क्षेत्र के किसानों ने अपने परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था दोस्तों भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। तो दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। 13 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था दोस्तों। तो 1885 ईस्वी में। देखिए, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस
द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों के लिए किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों, जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने के से संबंध था? कौन था दोस्तों? 2-3 अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो दोस्तों, 2-3 सही है। देखिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक प्रणाली थी। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। टॉमस मुनरो ने 1809 ईस्वी में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया। 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर उसने इसे मद्रास में लागू किया। मुनरो के शिष्य एल्फिंस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र, मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम एवं कुर्ग में यह व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1836 ईस्वी के बाद विनगेट और गोल्ड स्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए। 15 में दोस्तों, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंध है दोस्तों। 16 में ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दोस्तों, पश्चिमी भारत में और दक्षिण भारत में। 17 में मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा दोस्तों? तो मुनरो। 18 में रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी दोस्तों, टॉमस मुनरो के द्वारा। 19 में अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था दोस्तों? तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में किया था। 20 में अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी दोस्तों, मद्रास प्रेसिडेंसी से। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों सही है दोस्तों। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। 2 में सरकार रैयत को पट्टे देती थी। 3 में कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और भू निर्धारण किया जाता था दोस्तों। देखिए, दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंडों एवं बड़े जमींदारों के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। इस व्यवस्था का सूत्रपात कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी जमीन का मालिक माना जाता था, जो सीधे सरकार को कर देते थे। कर का निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था। भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच एक समझौता होता था। किसान की सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। 22 नंबर है दोस्तों, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा दोस्तों, रैयतवाड़ी प्रथा। देखिए, रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन और कारण है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। कारण है दोस्तों, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनिए दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों? देखिए, इसका ए और आर दोनों सही और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। ये व्यवस्थाएं थी अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली, रैयतवाड़ी व्यवस्था तथा महलवाड़ी पद्धति। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। रैयतवाड़ी व्यवस्था लगभग 51% हिस्सा, मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा पूर्व आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू थी। महलवाड़ी पद्धति लगभग 30% हिस्सा, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत तथा पंजाब कुछ परिवर्तनों के कारण साथ में लागू की गई थी। अतः स्पष्ट है इसका उत्तर। इसमें भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए थे, अतः कथन और कारण दोनों सत्य है दोस्तों। 24 में है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया दोस्तों? तो 1900 ईस्वी में।
देखिए, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया था, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। 25 में असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1839 ईस्वी में चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। यह कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा असम में द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है, जो वर्तमान में भी कार्यरत है दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए स्कूट से सही उत्तर चुनिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इसमें हम लोग का मतलब पहला ऑप्शन है जजमानी, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए डी सही होगा। एक होगा जजमानी का उत्तर भारत सही है। बारह बलूट का उत्तर सही होगा दोस्तों। बारह बलूट का होगा महाराष्ट्र। जजमानी का उत्तर भारत, बारह बलूट महाराष्ट्र। और भिरासी कहाँ था दोस्तों? भिरासी तमिलनाडु में था। और अडाडे कहाँ था दोस्तों? अडाडे ये था दोस्तों कर्नाटक में। देखिए सही है यहाँ पे। जजमानी उत्तर भारत में, बारह बलूट महाराष्ट्र में, मिरासी तमिलनाडु में और अडाडे कर्नाटक में दोस्तों। 27 में दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर बी होगा सही दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। धन के बहिर्गमन का या अफवाह की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। अफवाह सिद्धांत के तहत इसी अप्रतिफलित निर्यात पर बल दिया गया। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया पार्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अफवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने निकाय के निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी। 29 में है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। 30 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, अभिकथन और कारण है। अभिकथन है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। और कारण है दोस्तों, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। ऑप्शन इसका देखिए फर्स्ट सही होगा दोस्तों। दोनों सही है, दोनों सही व्याख्या कर रहा है। देखिए, बहिर्गमन अथवा निकासी की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या प्रतिलाभ नहीं होता था। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, क्योंकि इस दौरान आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के धन निष्कासन के स्रोत थे व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभ, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन, कंपनी के निवेशकों को दिया जाने वाला लाभांश आदि। कंपनी द्वारा जो पैसा इंग्लैंड भेजा जाता था, वही पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण तथा पूंजी निवेश के रूप में प्राप्त होता था। परंतु इस पूंजी निवेश का उद्देश्य देश का विकास नहीं, बल्कि भारतीय साधनों का अधिकाधिक शोषण था। 1813 ईस्वी के पश्चात इस आर्थिक निकास ने अप्रतिफल निर्यात का रूप धारण कर लिया। वर्ष 1914 के पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश केवल उन आर्थिक ऊपरी साधनों में लगाए गए, जैसे रेलवे, सड़क, व्यापारिक जहाज तथा खनिज उद्योग, कोयला एवं सोना एवं वित्तीय संस्थानों, बैंक, बीमा एवं वित्तीय निगम में, जो अंग्रेजी उद्योग के अनुपूरक थे, और इनमें भारतीय औद्योगिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं था। दादा भाई नौरोजी ने धन के निकास को अनिष्ट की संज्ञा दी और इसे भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया। 31वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक दोस्तों, तो देखिए तीनों सही था। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर सी दत्त, ये तीनों सही थे दोस्तों।
देखिए 1870 से 1905 ईस्वी के बीच बहुत से भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू को विश्लेषित किया। इसमें 3 लोगों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा। वे थे, एक में दादा भाई नौरोजी, 2 में महादेव गोविंद रानडे और आईसीएस अधिकारी रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा। इन तीनों के अतिरिक्त जीवी जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक संपादक गोपाल कृष्ण गोखले समेत अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने तत्कालीन अर्थव्यवस्था के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण किया। ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा उपनिवेशवाद ही है। 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, देखिए सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश भारत शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, उसमें सिद्धांत में नहीं करते थे। देखिए दोस्तों, उसके इसमें क्या था, देखिए आरसी ये तीनों सही है मगर सर सैयद अहमद खान सही नहीं है दोस्तों। 33 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 ईस्वी ने 1865 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुखों दर्दों का प्रचार करना था। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला तथा धन के बहिर्गमन अथवा धन के निकास सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 34 में, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो उदारवादी दल। 35 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। 36 नंबर क्वेश्चन, अनुद्योगीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है दोस्तों? तो 1 और 2 दोनों सही। यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। 2 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया, दोनों सही है। देखिए भारत में अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त करने से शुरू हुई। इससे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई। यह औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था, इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि क्या थी दोस्तों? देखिए केवल एक ऑप्शन इसका सही है। उन्होंने इस वक्त को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। देखिए दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने गहरे शोध और विश्लेषण के बल पर यह सिद्ध किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम इंग्लैंड ले जाई जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दी। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने यह थ्योरी दी थी दोस्तों। कार्ल मार्क्स ने यह विचार किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अंग्रेजी हस्तक्षेप से सूत काटने वाले को लंकाशायर में रहता है। तंतुवाय बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गया है। लाखों चरखों और हथकरघों ने असंख्य काटने वाले बुनकरों को जन्म दिया तथा वे समाज के केंद्र बिंदु बने रहे थे, किंतु अब इस क्षेत्र में देश में विदेशी सूती कपड़े की मानो बाढ़ आ गई है। 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किया, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए उपयुक्त युग्मों में से सही सुमेलित हम लोग को खोजना है दोस्तों।
देखिए 40 में है, 40 का ऑप्शन बी देखिए 2-3 सही होगा दोस्तों। देखिए बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था और मिराज सिदार राज्य का नामित राजस्व दाता था। ओरांग राजकोषी का परिवार ये गलत है दोस्तों। देखिए बोल रहा है औरंग फारसी का शब्द है जिसका अर्थ गोदान होता है। यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर बिक्री से पहले माल का भंडारण किया जाता था। ध्यातव्य है कि ओरांग शब्द का प्रयोग कई बार कार्यशालाओं के लिए भी किया जाता है। बेनियान पारंपरिक वाणिज्य समुदाय के व्यापारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कंपनी व भारतीय कारीगरों के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। मिरासी अरबी शब्द है जिसका अर्थ उत्तराधिकार होता है। रेतवाड़ी प्रणाली में सरकार द्वारा मिरासदारों को राज्य का इकलौता नामित राजस्वदाता माना गया है। 41वां क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। दोस्तों भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण देखिए 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उफान पर थी, अतः इंग्लैंड को अपने उद्योगों के लिए सस्ते माल की आवश्यकता थी। इस प्रकार भारत कच्चे माल का उत्पादन करने वाला देश बनकर रह गया। इसके अतिरिक्त भारत में पूंजीवादी व्यवस्था के बढ़ने के साथ साथ नई लगान नीति के कारण किसानों को अब नकद राशि की आवश्यकता थी। इसलिए किसान भी उन फसलों को उगाने के लिए विवश हुए जिनका बाजार में क्रय विक्रय हो सके, जबकि इससे पूर्व किसान केवल उन्हीं फसलों को उगाता था जिनकी खपत स्थानीय स्तर पर होती थी। चाय, रबर, कॉफी, नील, रेशम, जूट और तंबाकू जैसी वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की शुरुआत हो गई, जो ब्रिटिश पूंजीवाद की पहली पसंद थी। इन फसलों के लिए उन्हें यूरोपीय बाजारों में अत्यधिक कीमत प्राप्त होती थी। इस प्रकार उत्पादन के स्वरूप और प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुए और भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। दोस्तों 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के दौरान 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। दोस्तों सही व्याख्या कौन करता है दोस्तों? ये नंबर सही है। भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। देखिए 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति फलस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस युग को भारत में अनौद्योगिकरण का काल कहते हैं। इसके लिए अग्रलिखित नीतियाँ उत्तरदायी थी। 1 में है भारत का मुक्त व्यापार नीति को लागू करना। 2 में है भारतीय माल पर अत्यधिक चुंगी कर लगाना। 3 है ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत के कच्चे माल का निर्यात। 4 में है रेल मार्गों का विकास। 5 है विदेशी निर्माताओं को उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधाएं देना इत्यादि। इन सभी कारणों ने मिलकर भारतीय परंपरागत दस्तकारी उद्योग का विनाश कर दिया। इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी को तोड़ दिया, चरखे का नाश कर दिया तथा जो देश सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था उसे सूती वस्त्रों से भर दिया। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ और अगला चैप्टर है 1857 की क्रांति। जो अभी तक नहीं देखे मेरे पिछले चैप्टर को वो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। अगला चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है 1857 की क्रांति दोस्तों। और देखिए अभी तक हम लोग जो कर चुके हैं, देखिए दोस्तों आधुनिक भारत का देखिए यहाँ तक कर चुके हैं। अभी गवर्नर जनरल वायसराय की ब्रिटिश शासन का भारतीय व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आज खत्म हुआ हम लोग का दोस्तों। और छठा चैप्टर होगा कल 1857 की क्रांति। धन्यवाद दोस्तों।